हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो चैप्टर का नाम ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर और आइडेंटिटी को लूज़ करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, और इसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? Breaking of chemical bonds and formation of new chemical bonds is responsible for the occurrence of chemical reaction. तो ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। एंड द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। नाउ अब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला है चेंज इन स्टेट चेंज होगा, जैसे कि कंबशन रिएक्शन जब होता है, जैसे कि आपने कैंडल जलाई तो सॉलिड में होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज इन कलर चेंज होता है जब पोटाशियम पर मैग्नेट को साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होती है, जैसे कि जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। एंड चेंज इन टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, जैसे कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज नथिंग एल्स देन अ सॉल्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सो इट इज़ सो अगर हम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बैरियम सल्फेट बनेगा जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और इनसॉल्युबल होगा उस सॉल्यूशन में, और सोडियम क्लोराइड बनेगा जिसे हम यूज़ करते हैं सॉल्ट। सो गाइस, अभी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन को एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव वे, यानी कि एक छोटे तरीके से हम अच्छे से अपनी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये जो हमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये है वर्ड इक्वेशन। बट द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग द सिम्बल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन देयर नेम। तो उनके नाम की जगह हम अगर उनके सिम्बल्स को यूज़ कर लेंगे तो ये और भी कंसाइज ऑफ इंफॉर्मेटिव वे होगा। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं? द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके बीच में प्लस साइन लगा के हमने लिखा हुआ है, एंड इसके बीच में एक एरो लगती है जिसका हेड पॉइंट जो प्रोडक्ट की तरफ होता है एंड टेल पॉइंट वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो मैंशन। यहाँ पे मैंशन नहीं है लेकिन मैंशन होता है कि फिजिकल स्टेट है कैसे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, तो ये ग्लूकोज फॉर्मेशन का है। तो इसमें देखिए ये गैस दिया हुआ है, यहाँ लिक्विड दिया हुआ है, एक्वस दिया हुआ है, एंड यहाँ पे भी गैस दिया हुआ है। सो दीज आर द फिजिकल स्टेट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जिसमें जो कि बैलेंस्ड ना हो उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो फिर बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन आर इक्वल इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स इसका मतलब है कि इस लॉ में बताया गया है कि मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस मीन्स द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये CH3OH बनाता है, जिसे हम मेथनॉल भी कहते हैं। फिर 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप याद कर सकते हैं, ये आपको बायोलॉजी में भी मिलेगी और इसमें तो आपको मिलनी ही है। द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स both on either sides of an equation is called the balancing of
केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसी केमिकल रिएक्शन को इधर भी इसके एटम्स बराबर करना, इधर भी एटम्स बराबर करना, इसे ही कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इस मेथड का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग क्या होती है। अब चलिए देखते हैं कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, विच इज़ द फर्स्ट वन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा हो, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयले को जलाया जाता है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 + O2 gives 2H2O। अच्छा, बैलेंसिंग की बात हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O2 है, बट यहाँ पे O एक ही था तो हम अगर आगे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ से भी H2 है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे तो H4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। सो दिस इज बैलेंसिंग। So this was our combination reaction. Let's move to the next, which is exothermic reaction. Exothermic, exo means ही कुछ रिलीज हो रहा है, तो exothermic में क्या रिलीज हो रहा है, इसमें हीट रिलीज हो रही है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स तो फॉर्म होते ही हैं, साथ में लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है, और उसे ही हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होती है तो फॉर्म करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद हीट। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? इसमें एनर्जी रिलीज होती है। C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं एंड देन इट फॉर्म्स 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी फॉर्म हो रही है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट रहती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही हमारा कंपाउंड रहता है लेकिन वो ब्रेक हो जाता है 2 में। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी 2 या उससे ज़्यादा भी उसके सब्सटेंसेस बन सकते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। पहले हम थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A gives B + C, इट मीन्स a single compound gives 2 or more simpler substances. Now the first one is thermal decomposition. thermal decomposition का थर्मल मतलब हीट प्रोवाइड की जाए, यानी कि अगर ये सब जो सब्सटेंस हमारे A है इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो ये ब्रेक होगा तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे फेरस सल्फेट है, इसे जब हीट किया गया तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में ब्रेक हो गया। फेरिक ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर की होती है बट फेरस सल्फेट ग्रीन कलर की होती है। एंड सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड होता है, हीट जब इसे प्रोवाइड की जाती है तो ये क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो नेक्स्ट वाली हमारी द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जब डीकम्पोजिशन प्रोसेस हो तो उसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहा जाए तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये डीकम्पोजिशन होता है। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट इज़ नोन एज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो दिया हुआ है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, इस सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है, सेम प्रोसेस होती है, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है? एंडोथर्मिक जो है एक्सोथर्मिक की ऑपोजिट कहा जा सकता है। जैसे कि द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactants are called endothermic reaction. Okay, now displacement reaction. displacement reaction क्या होती है? जब एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देता है तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन देन इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल ईजी से है, इसके एग्जाम्पल ज़रूर से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, सिंस आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर
So it displaces copper from its salt solution and forms ferrous sulfate plus copper. Then zinc की बात कर जी तो zinc displaces copper from zinc sulfate. Similarly ये भी रिएक्शन होती है, zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper. Now डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे भी कोई मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे केवल म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. नाउ वाइट प्रेसिपिटेट जो BaSO4 हमारा बन रहा है, यानी कि बैरियम सल्फेट बन रहा है, इसे हम इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से आप याद रखिएगा. ऑक्सीडेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन यानी जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. Oxidation. It is a process of gaining oxygen during a reaction by an atom, molecule or ion. For example, copper reacts with oxygen and forms copper oxide. Reduction reaction क्या होता है? It is a gain of electron or a decrease in the oxidation state of an atom by another atom, an ion or molecule. आप देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये कॉपर रह जाता है और यहाँ पे ये वाटर फॉर्म कर लेता है. यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इन दिस. एंड हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है. वाई? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ऑक्सीडेशन कब होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और रिडक्शन कब होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. एंड in this reaction copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to water. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction. Now अब यहाँ पे एक अच्छी सी हमें एग्जाम्पल मिल गया है इसका, which is magnesium oxide plus hydrochloric acid gives manganese plus chlorine प्लस वाटर. तो क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइज हो रही है और MnO2 रिड्यूस हो रहा है. नाउ रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन हमें डेली लाइफ में तो देखने को मिलेगा. तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन का तो पता नहीं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन डेली लाइफ में कैसे दिखता है चलिए देखते हैं. तो इसका सबसे भयानक प्रभाव हम कह सकते हैं, लेकिन ये कोरोजन देखिए. कोरोजन आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा. कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज डिटोरिएटेड बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स एक्सेट्रा. यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से जंग लग जाती है किसी भी मेटल के सब्सटेंस में, उसी को हम कोरोजन कहते हैं. इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड आयन. ओके, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. अब चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, आयरन जब कोरोड होता है यानी कि ख़राब होता है, मुरझा लगता है, जंग लगता है, तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग. आयरन ऑब्जेक्ट्स व्हेन लेफ्ट इन मॉइस्ट ओपन एयर फॉर सम टाइम गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर. एक रेडिश से ब्राउन से पाउडर हो जाते हैं. आपने अपने घरों में भी कई बार ऐसा देखा होगा. द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रीन कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल्स. अच्छा सॉरी, कॉपर आर्टिकल्स. कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं यानी कॉपर के जो सामान होते हैं, आपके घर में भी अगर होंगे तो आपने देखा उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो ये भी एक कोरोजन ही है एक तरह से. एंड ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. ब्लैक कोटिंग आ जाती है यानी कि सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो है ब्लैक जैसे दिखने लगते हैं. बेसिकली ज्वेलरी जो है ब्लैक हो जाती है. तो ये तो इफ़ेक्ट हो गए. अब कोरोजन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? कोरोजन के इफ़ेक्ट तो अच्छे होंगे नहीं, देख लेते हैं फिर भी क्या होते हैं. रस्टिंग causes damage to ships, car bodies, bridges, railings. And corrosion is a wasteful process because it leads to wastage of tons of various metal every year. And lot of money is spent to repair or replace it.
काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं इतने सारे मेटल को वापस से रिप्लेस करने में, और इसके प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब प्रिवेंशन जो करने में पैसे खर्च होते हैं, चलिए उसका भी हिसाब कर लेते हैं। चलिए अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रस्टिंग को, कि रस्टिंग यानी कि जंग ना लगे। तो चलिए देखते हैं। द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड। यूजुअली हमारे घरों में यही होता है कि पेंट कर दिया जाता है, यानी कि आयरन के या लोहे के जो भी सामान होते हैं उसमें पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर उस तक पहुँचता नहीं, तो फिर कोरोड कहाँ से होगा। एंड द मशीन पार्ट शुड बी ऑयल एंड ग्रीस्ड। ऑयल और ग्रीस एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस तक पहुँच ही नहीं पाता मेटल तक। गैल्वेनाइज्ड iron pipe should be used for water supply. Iron can be coated with chromium to prevent rusting. अच्छा, क्रोमियम से अगर कोट कर दिया जाएगा तो उससे भी रस्टिंग नहीं होगी। एक और दिया हुआ है विच इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट जो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है। इसका सबसे इजी एग्जांपल है, आपने घरों में कभी चिप्स आधे खा के रख दिए होंगे तो वो सॉफ्ट से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेंसिड हो जाते हैं वो, और फाउल सा ओडोर आने लगता है, यानी कि अच्छी स्मेल नहीं होती। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यही रेंसिडिटी है। प्रेजेंट इन द रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट present in the food material, resulting in the production of foul odor and taste in them. When cooked food items are placed for a long time, they become rancid and unsuitable for consumption. और इसके बाद फिर वो खाने के लायक भी नहीं रहते। अब इसे भी कैसे प्रिवेंट किया जाए कि रेंसिडिटी ना हो, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि अपने खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दें, तो जिसकी वजह से हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। एंड और भी कुछ मेथड्स हैं विच इज़ एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इसको भी हम अपने फूड में डाल सकते हैं। एंड स्टोरिंग द फूड इन फ्लश बैग्स विथ गैस सच एज nitrogen to prevent the oxidation process. Since nitrogen is less reactive, so it prevents our food from being oxidized. So this was our whole chapter. I hope you guys like it. So if you like the video, then please like, subscribe and share, and tell me how was it. Thanks for watching.